मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड सब्जेक्ट में एक जो हमारी यूनिट है पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, प्रदूषण एवं उसके नियंत्रण, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और टॉपिक है साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, इस पर सबसे पहले हम विचार करें तो जे टिफिन एक थे हमारे लेखक, उनके अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है और उसके कारण उसकी कार्यक्षमता अर्थात एफिशिएंसी जो है उसकी वह प्रभावित होती है। रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य एवं गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। हम अवांछनीय ध्वनि को शोर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति या समाज के लोगों के स्वास्थ्य, उनके रहन सहन पर विपरीत प्रभाव डालती है। साधारण शब्दों में बात करें तो अवांछनीय एवं अनिश्चित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब पर्यावरण में ध्वनि का जो स्तर होता है वह सामान्य स्तर से बहुत अधिक हो। एक टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। जो हमारे मानव कान है उनके लिए, मानवीय जो कर्ण है जिनसे हम सुन सकते हैं, उनके लिए अगर 45 dB ध्वनि की तीव्रता है तो वह हमारे लिए सुरक्षित सेफ लेवल कहलाता है। यदि यह तीव्रता बढ़ करके 65 डेसिबल हो जाए तो हम इसे सहनीय, टॉलरेबल कह सकते हैं, ये टॉलरेबल है। लेकिन जैसे ही ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल या उससे अधिक होती है तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण जो है वह प्रारंभ हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, अगर ध्वनि तीव्रता 100 डेसिबल या उससे अधिक हो जाए तो ये मानव के लिए असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल की श्रेणी में आती है। और जब ये तीव्रता 120 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो हमें ये हमारे लिए पीड़ायुक्त या कष्टदायक अर्थात पेनफुल होती है। तो इस प्रकार से हम ध्वनि की तीव्रताओं के बारे में बात कर सकते हैं। और संक्षेप में कहें इस टेबल का निष्कर्ष तो ये होगा कि 65 डेसिबल तक की ध्वनि हमारे लिए टॉलरेबल है और जैसे ही ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल या उससे अधिक होती है तो ये हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बन करके और हमें असुविधा प्रदान करती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कई सारे कारण होते हैं और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण कारण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य जो है कारण वो मानवीय है। प्राकृतिक कारण की हम बात करें पहले तो प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है, परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अल्पकालीन होता है, बहुत कम समय के लिए होता है और उससे हानि भी हमें बहुत कम होती है। शोर के जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे, उनमें बादल हैं। बादल जब गड़गड़ाहट होती है बादल की तो ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। बिजली की कड़क होती है, तूफानी हवाएं चलती है, जब तूफान आता है या सुनामी होती है तो मनुष्य जो है अपने आप को असहज महसूस करता है। लेकिन कुछ ध्वनि से हमें आनंद भी मिलता है, जैसे पानी की बूंदों की छमछम हो या चिड़िया की चहचहाट हो, ठीक है, नदियों या झरनों का बहने की आवाज़ हो, तो वो हमें आनंद का संचार भी करती है, हमारे लिए अच्छी वो ध्वनि मानी जाती है। ये तो बात की मैंने प्राकृतिक कारण। मानवीय कारण जो है वो क्या हो सकते हैं तो वो देखिए आप, मानवीय कारण यहाँ पर एनलिस्ट किए गए हैं। उद्योग, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन, निर्माण कार्य, आतिशबाजी और अन्य कारण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योग की। जैसे जैसे मानव जो है वह 20वीं शताब्दी में आया है तो औद्योगिक क्रांति के कारण हमारे सभी शहरों में औद्योगिक क्षेत्र हैं और वह सभी औद्योगिक क्षेत्र जो है ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं।
कल कारखानों में जो हमारी मशीनें चलती है उससे ध्वनि आवाज़ जो है गड़गड़ाहट उसका प्रमुख कारण होती है। इसी प्रकार से जो हमारे थर्मल पावर्स हैं उनमें जो बॉयलर लगे हैं या टरबाइन हैं वो भी काफ़ी शोर उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों में जो भी मशीनें हम प्रयोग करते हैं उन मशीनों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा है परिवहन के साधन। ध्वनि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण परिवहन के साधन भी है। परिवहन के साधन जैसे जैसे जनसंख्या विस्फोट हुआ है उसी के अनुरूप परिवहन के साधन जो है वह भी काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। एक आइडिया जो है हम ले सकते हैं, सन 1950 में भारत में कुल वाहनों की संख्या 30 लाख थी और जो अब 2011 के आंकड़ों के अनुसार बढ़ करके 22 करोड़ हो गई है। तो इस प्रकार से 30 लाख से 22 करोड़ की संख्या जब बढ़ी है तो उसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा। ध्वनि प्रदूषण में हम बात कर सकते हैं कि जो परिवहन के साधन हैं, कार, बसें, ट्रकें और इसी प्रकार से ट्रेन, तो इन सभी साधनों से ध्वनि प्रदूषण जो है वह होता है। हवाई जहाज जैसे है तो उनके कारण भी। तो इस प्रकार से ये सभी कारण जो है हमारे लिए परिवहन के साधन के जो कारण हैं इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है और इन ध्वनि प्रदूषण को हमें किसी भी हालत में कम करना है। इन साधनों का उपयोग इस प्रकार से करें हम कि इनसे जो ध्वनि प्रदूषण हो वह कम हो। मनोरंजन के साधन। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए कई साधनों का उपयोग करता है। टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्ड है, म्यूजिक सिस्टम जैसे आजकल डीजे वगैरह चलते हैं, उनके कारण जो तीव्र ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। वैवाहिक कार्यक्रमों की हम बात कर लें, धार्मिक आयोजनों की बात कर लें, मेलों या पार्टियों की बात कर लें, तो लाउड स्पीकर का और डीजे का प्रयोग जो है उसका चलन जो है वो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसके कारण ध्वनि प्रदूषण जो है वो होता है। निर्माण कार्य, जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है शहरों में निर्माण कार्य जो है वह तेज़ी से बढ़ रहा है। निर्माण कार्यों में जो भी मशीनें प्रयोग की जाती है, जो औजार उपयोग में लाए जाते हैं, उनके कारण भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। आतिशबाजी, समय समय पर जो आतिशबाजी की जाती है जैसे विभिन्न त्योहारों, उत्सवों, मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वैवाहिक कार्यक्रमों आदि में आतिशबाजी जो है वो की जाती है। आतिशबाजी से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी उससे होता है। अन्य कारण जो है उसमें भी हो सकते हैं। कई बार जो हमारे प्रशासनिक कार्यालय है, स्कूल है, बस है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर विशाल जनसंख्या के कारण जो है ध्वनि का प्रदूषण यहाँ पर भी उत्पन्न होता है। कम चौड़ी सड़कें हैं, सड़क पर सामान बेचने वालों के लिए कोई योजना नहीं है तो पीक आवर में वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इसके कारण वहाँ पर जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से कई कारण जो है यहाँ ध्वनि प्रदूषण के हैं, लेकिन इन सभी कारणों में हम ये बात करें तो ये सभी कारण मानवीय जनित है, मानव जनित कारण हैं। इनमें प्राकृतिक कारण है उनकी मात्रा बहुत ही कम है। हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है उसके लिए प्राकृतिक कारण कम, मानवीय कारण बहुत अधिक उत्तरदायी है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के कई सारे प्रभाव हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं सामान्य प्रभाव में हम बात करें तो बोलने में व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बोलने में व्यवधान उत्पन्न होता है, नींद में व्यवधान उत्पन्न होता है। हमें नींद नहीं आती अगर बहुत हमारे आसपास ध्वनि का बहुत बड़ा स्रोत हो, कोई डीजे चल रहा हो तो हमें उस समय नींद नहीं आती है। तो ये ध्वनि का सामान्य प्रभाव है। नींद नहीं आने से चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से और भी कई पश्च प्रभाव, आफ्टर इफेक्ट जो है वो इनके होते हैं और उनसे फिर कई समस्याएं उत्पन्न होती है। ये तो हुआ सामान्य प्रभाव। अब हम बात कर लें मनोवैज्ञानिक प्रभाव की। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आ सकते हैं कि उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण अगर लगातार होता है तो मनुष्य में कई प्रकार के आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन
उसमें देखे जाते हैं। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर भी होता है और जो हमारे स्नायु तंत्र है उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है। जो मनुष्य है वह अगर लंबे समय तक दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण में रहता है तो वह जो है अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक हो जाता है। श्रवण संबंधी प्रभाव, सुनने के संबंधी कई सारे प्रभाव यहाँ पर हो सकते हैं। श्रवण क्षीणता, अर्थात जब ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल या उससे अधिक हो जाती है तो लोगों की श्रवण की जो क्रियाविधि है उसमें अलग अलग मात्राओं में श्रवण क्षीणता आती है, अर्थात सुनने की क्षमता में कमी आती है। इसी के साथ साथ हम बात कर सकते हैं कि कान के पर्दे खराब हो सकते हैं। स्थायी रूप से भी सुनने की जो क्षमता है हमारी वह खत्म हो सकती है। तो इस प्रकार से श्रवण संबंधी प्रभाव भी उसमें होते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं शारीरिक प्रभाव। सबसे महत्वपूर्ण जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जो है वो शारीरिक प्रभाव है। मनुष्य विभिन्न प्रकार की विकृतियों और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है यदि उसके आसपास जो ध्वनि प्रदूषण है वह लंबे समय तक होता है। तो इन बीमारियों में हम बात कर सकते हैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उत्तेजना जिसकी वजह से मनुष्य जो है वह आक्रामक हो जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। पाचन तंत्र जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कई तरह के डिसऑर्डर हो जाते हैं। अल्सर और पेट के कई रोग हो जाते हैं। मानसिक तनाव होता है, नींद नहीं होगी तो मानसिक तनाव होगा। आंखों में भी तनाव आपको झलकेगा उसका। ठीक है, हृदय रोग होगा। महिलाओं में जो गर्भपात की समस्या है वह भी इस कारण से हो सकती है। और जो नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं उनमें भी जन्मजात विकृतियां उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के ये 4 महत्वपूर्ण प्रभाव हमने पढ़े। अब इसके बाद हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, हाउ वी कैन कंट्रोल साउंड पोल्यूशन। तो ध्वनि प्रदूषण का संबंध मानव एवं मानव समुदाय दोनों से है, न केवल मानव से बल्कि मानव समुदाय से भी है। इसका हल न केवल सरकार स्तर पर वरन व्यक्ति और समुदाय के स्तर पर भी किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी जो भी कार्यक्रम हम रखें उनमें 2 बिंदुओं का हम महत्वपूर्ण ध्यान रखें। एक तो ध्वनि की तीव्रता को कम किया जाए और जो ध्वनि स्रोत है हमारे उन पर हम कंट्रोल करें। ध्वनि की तीव्रता को कम करना और ध्वनि स्रोतों पर नियंत्रण करना, कई सारे उपाय जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं। औद्योगिक, जैसे हम एक एक करके लें, औद्योगिक जो कारखाने हैं उनमें इंजन और मशीन जो हमारी है जो कि लगातार कार्य करती है तो उनकी जो मरम्मत है वह समय समय पर की जाए। जो यातायात के साधन हैं हमारे उनका सही तरह से संचालन किया जाए। सही तरह संचालन सरकार भी कर सकती है और हम भी कर सकते हैं। सरकार तो यातायात के साधन जो है वह आवश्यकता अनुसार उपयोग में ले, जनता के लिए भी और अपने दैनिक जीवन के कार्यों के लिए भी। हम जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, यदि हम 4 जनों को एक ही कॉलोनी से एक ऑफिस में ही जाना है तो हम एक ही साधन का उपयोग कर सकते हैं। कई जगह अगर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मीन्स अवेलेबल है तो हम उसको उपयोग में लें, न कि व्यक्तिगत साधनों को, निजी वाहनों का। तो अनावश्यक रूप से हॉर्न का उपयोग नहीं करें। अगर आप कहीं पर हॉर्न बजा रहे हैं तो बजाने से पहले आप यह सोच लें कि क्या मेरा हॉर्न बजाना वहाँ पर अति आवश्यक है। यदि है तो ही ऐसा करें, अन्यथा अनावश्यक रूप से हॉर्न का उपयोग नहीं करें। दिन के समय जो भी भारी वाहन हैं उनका शहरी सीमा में प्रवेश निषेध हो। रात्रि के समय पर ये आ सकते हैं लेकिन दिन के समय इनका प्रवेश निषेध हो। दिन के समय निषेध रहेगा तो क्योंकि भारी वाहनों को शहर सीमा में प्रवेश करना है, वापस बाहर निकलना है, बहुत ज़्यादा समय लगता है दिन के समय। तो उस समय जो है क्योंकि रोड पर ट्रैफिक भी होता है तो वहाँ पर भारी वाहन जो है वो प्रदूषण जो है वो ध्वनि का फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो भी कारखाने हैं और वाहन हैं उनके मालिकों पर अगर ऐसा है कि वो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें पहले चेतावनी दी जाए और फिर न मानने पर उन पर प्रतिबंध और जुर्माना जो है वो लगाया जाए और उन्हें इस बारे में जागरूक भी किया जाए कि ध्वनि प्रदूषण से न केवल आपको भी और
आपके साथ जो आपके काम करने वाले सभी को इससे जो है हानि होगी। शहर में जब भी नई कॉलोनी का निर्माण हो तो उस समय सही कार्य योजना बनाई जाए। रोड की जो चौड़ाई है जो निर्धारित है उससे उतनी ही रखी जाए, उससे कम नहीं रखी जाए, ताकि लोग पास पास नहीं रहेंगे, आसपास में जो लोग हैं वो थोड़ा सा दूरी पर रहेंगे, तो वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण कम होगा। जो भी औद्योगिक कारखाने हमारे हैं उनमें साउंड प्रूफ रूम्स का हम निर्माण कर सकते हैं। ये एक नई टेक्निक है, इसको उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक कारखानों में और फैक्ट्रियों में साउंड जो है वो बहुत अधिक होती है। अगर साउंड प्रूफ कमरों का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनमें से कई लोग जो है वो इस ध्वनि प्रदूषण से बच सकेंगे। औद्योगिक कारखाने, हवाई अड्डे, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और जो भी इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के टर्मिनल हैं, इनका निर्माण जो किया जाए तो आवासीय स्थलों से दूर किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पताल के आसपास का जो भी क्षेत्र है उसको ध्वनि निषेध क्षेत्र रखा जाए, ताकि जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं जो स्कूल में पढ़ते हैं और अस्पताल में जो पेशेंट हैं उनके लिए जो है ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। वैवाहिक एवं धार्मिक आयोजनों, मेलों और पार्टियों में लाउड स्पीकर व डीजे का सीमित प्रयोग किया जाए और उसके लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया जाए, ताकि उस सीमित समय में ही उसका उपयोग किया जाए और तीव्रता की एक ऊपरी सीमा रखी जाए, उससे ज़्यादा जो है लाउड स्पीकर की तीव्रता जो है ध्वनि की तीव्रता उससे उत्पन्न नहीं हो। सड़क के दोनों ओर और जो आवासीय कॉलोनियाँ हमारी है वहाँ पर वृक्षारोपण जो है वो समय समय पर किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृक्ष जो है अगर आसपास हैं हमारे तो ध्वनि प्रदूषण वहाँ पर कम हो जाएगा। जन सामान्य में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं जो कि आगे हमारा भविष्य है, उनके लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम रखे जाए ताकि वो आने वाले समय में ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक रहें। आवश्यकता होने पर जो पुराने कानून हैं उनकी तो समीक्षा की जाए और नए कानूनों का इसमें निर्माण किया जाए, ताकि ध्वनि प्रदूषण पर हम नियंत्रण रख सकें। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण पर हम कई प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ा। थैंक यू।